हेलो फ्रेंड। तो आज एक नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, वो बिहार स्पेशल को लेकर किया जा रहा है कि बिहार स्पेशल जितना भी कंटेंट आती है उसको सबको रिवीजन करा दिया जाएगा। वो हैंड राइटिंग नोट्स है, वो जो बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं केजीएस में जसवंत सर, उन्हीं सर का नोट्स है। आप लोग इनको कंटेंट का तुलना कर सकते हैं जो पिछला बीपीएससी रिजल्ट आया पीटी का उससे, कि 28-22 प्रश्न था, इसमें लगभग 18 प्रश्न सर का नोट से आया था और उनका प्रूफ आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए उनका नोट्स को भी 72वीं बीपीएससी में रिवीजन करा दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट लेक्चर से। तो फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, इतिहास से स्टार्ट हो रहा है। तो वो पाषाण काल, यानी पाषाण काल में बिहार की स्थिति क्या थी और बिहार से क्या क्या देखने को मिला है, तो हम लोग देखेंगे बिहार में क्या क्या मिला, तो पढ़ेंगे। तो पाषाण काल में देखेंगे, जो पाषाण काल में मानव थे वो खाना बंदोबस्त थे, यानी उन लोग खाना के लिए ही जी रहे थे। कहते शिकार करना है, शिकार कर करना है, खाना इकट्ठा करना है, उस पर वो शिकार पे निर्भर कर रहे थे। उसमें बिहार में देखते हैं तो बिहार में भी जो मानव पाषाण काल में लोग थे वो रहते थे। इनका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और इन साक्ष्य में प्राप्त हुआ जिसे उनको जो औजार है औजार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे खुरपी और चाकू देखने को मिलता है। यानी खुरपी चाकू यहाँ बिहार से देखने को मिलता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में देखते हैं बिहार में कहाँ लोग निवास करते थे। तो पूरा पाषाण काल में बिहार में जो लोग निवास स्थान देखने को मिलता है वो दक्षिण बिहार में देखने को मिलता है। यानी आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, उसमें छांटना रहेगा। तो दक्षिण बिहार के जिले रहेंगे, उसमें से पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है, जैसे नालंदा, मुंगेर, मनेर है जो पटना। तो मनेर का नाम तो नहीं भूलेंगे, जिसे कभी चर्चित थे विधायक भाई वीरेंद्र। तो 3 जिला याद राम रखना है, एक कौन सा है, नालंदा, मुंगेर और मनेर जो पटना में आती है। ये कौन सा काल का है, पूरा पाषाण काल का बिहार का क्षेत्र है। अगर इसमें देखते हैं तो इसका आज भी मिलता है देखने के लिए अवशेष है, जो बिहार संग्रहालय में रखा गया है। मध्य पाषाण काल देखते हैं तो मध्य पाषाण काल में मुंगेर का भीम बांध है, वो देखने को मिलता है पाषाण काल का स्थल, बिहार का मुंगेर में भीम बांध का। राज्य के झारखंड का हजारीबाग देखने को मिलता है, मध्य पाषाण काल क्षेत्र में कौन सा हजारीबाग अवशेष मिलता है। और नव पाषाण काल में देखेंगे तो नव पाषाण काल में मानव जाति था, वो मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का ही अवशेष का उपकरण का प्रयोग करने लगा था। यानी नव पाषाण काल में जो भारी उपकरण का उपयोग कर रहे थे, पत्थर से बना रहे थे, वो हड्डियों से उपकरण बनाने लगे थे, उसका भी अवशेष मिला है। अगर बिहार में देखते हैं तो बिहार में कहाँ से मिला है, तो बिहार के चिरांद कहाँ पड़ता है, सारण से हड्डियों को बनने का उपकरण मिला है। यानी बिहार में कौन कौन सा है जो क्षेत्र है जहाँ से मिला है नव पाषाण काल औजार, तो इसे चेचर कौन सा, वैशाली, मनेर पटना, सेनुआर रोहतास, जेठियन गया जी। जेठियन कहाँ से मिला है, गया जी। इसमें 4 को आपको याद रखना है। चेचर कहाँ से मिला है, वैशाली, मनेर पटना, सेनुआर रोहतास, जेठियन गया जी से मिला है। और चिरांद की बात करते हैं, चिरांद कहाँ है, सारण में। ये सब स्थल मिले हैं जो नव पाषाण कालीन स्थल है जो बिहार में मिले हैं। अब इसके बाद नव पाषाण कालीन के बाद देखते हैं वैदिक काल में बिहार की स्थिति क्या थी। तो वैदिक काल में भी बिहार में स्थिति अच्छी थी। जब वैदिक काल में कौन थे, आर्य लोग आए थे। आर्य लोग ने बिहार में भी अपना निवास स्थान बनाए थे। आर्य का आगमन हुआ था वो बिहार के विदेह क्षेत्र में, विदेह मतलब मिथिला क्षेत्र में उनका आगमन हुआ था, जो गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र भाग में निवास करते थे। कहाँ करते थे, तो बिहार के गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। यानी वैदिक काल में भी बिहार की स्थिति थी। और जो आर्य लोग कहाँ निवास करते थे, विदेह क्षेत्र में ही विदेह का राजा क्षेत्र कौन थे, राजा जनक। यानी वैदिक काल में बिहार का चर्चा मिलती है। महाकाल और पुराणों की बात करती हैं। महाकाल पुराणों में भी राजा जनक का जानकारी प्राप्त होती है। ये बिहार के विषय में पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अगर पूछेगा कि प्राचीन काल में बिहार की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ना। आप लोग वेद पढ़े होंगे तो वेद 4 वेद है, उसी में यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वहाँ से बिहार की पहली जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार राज्य का प्राचीन नाम था वो विहार था। विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठों या भिक्षुओं का निवास स्थान। जो बौद्ध भिक्षु है उनका
निवास स्थान उसका अर्थ होता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था, ये बार बार पूछता है। मगध को किससे बताया गया, तो कीकट क्षेत्र से। कीकट मीन्स होता है निम्न जातियों के लोगों को निवास स्थान, निम्न जातियों के लोगों का निवास स्थान होता है कीकट क्षेत्र में। मगध क्षेत्र को ऋग्वेद में क्या बताया गया है, तो कीकट बताया गया है। क्या बताया गया, तो कीकट बताया गया है। अगर और देखते हैं बिहार की जानकारी, तो बिहार की जानकारी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जो गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों का वर्णन किया गया है। बिहार की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलता है, जिसमें गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों का वर्णन किया गया है। वैदिक काल के दौरान उत्तर बिहार एक समृद्ध भाग था, जिसका प्रशासन हिमालय के तराई क्षेत्र तक विस्तृत था। जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहाँ तक विस्तृत है किसका, बिहार का। तो जो बिहार है, जो उसमें बिहार, प्राचीन बिहार में जो होता है, जो हिमालय है, हिमालय का तराई क्षेत्र यानी नेपाल का दक्षिणी भाग में बिहार में ही सम्मिलित था। इसका जानकारी मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, इससे जो लेक्चर है, इससे सर पहले क्या किए थे, वो सीमावर्ती क्षेत्र नहीं बताए थे बिहार का। जो सीमावर्ती जिला है बिहार का वो नहीं बताए थे, तो उनको बाद में सर बताए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, बिहार का यहाँ पे 7 जिला अटैच सटता है नेपाल से। इधर 3 बढ़ता है, इधर 8 है, इधर 8 ऐड करता है। यहाँ देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इधर हो गया किशनगंज, यहाँ पे मरता है पूर्णिया, कटिहार, ये सब हो गया। यहाँ अगर दक्षिणी की बात करते हैं तो फिर रोहतास, औरंगाबाद, गयाची, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कटिहार होता है। इधर देखते हैं तो इधर कौन सा होगा, एक रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर देख लीजिए जिला है, वो जिला अटैच होता है बिहार का बाहरी जिला, यानी बाहरी जिला बिहार का पूछा जाता कितना है, तो 22 जिला है। बाहरी जिला कितनी है, तो 22 जिला, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। पढ़ते हैं, बिहार अपने तीन ओर से राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। बिहार है जो 3 ओर से राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, जबकि उत्तर की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। उत्तर की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। बिहार के उत्तर में बिहार के उत्तरी सीमा जिले को नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। जो कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कितना जिला, 7 जिला है। कौन कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पे सुपौल नीचे लिखा हुआ है, सुपौल यहाँ पे होगा, अररिया उसके बाद किशनगंज। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार के इस पूरे साइड कौन सा है, पश्चिम बंगाल। इसके साथ 3 जिला जो है सीमा साझा करती है। कौन करती है, पहले ऊपर इधर साइड कौन सा है, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, नीचे कटिहार। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के साथ 8 जिले, बिहार के 8 जिले सीमा साझा करती है। इसका नाम कौन कौन सा है, नाम देख लीजिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 राज्य की जिला की सीमा किससे साझा करती है, तो झारखंड के साथ साझा करती है। बिहार अपने पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। जो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। इसे जोड़े कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं। 8 जिले कौन कौन सा है, उसका क्रम देख लेंगे। तो पहला कौन सा है, रोहतास अटैच करता है। रोहतास के बाद कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पहला कौन सा है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये हो गया बिहार के सीमावर्ती जिले। बिहार के कुल 22 जिले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। कितने जिले हैं, तो 22 जिले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किधर की तरफ साझा करता है, तो उत्तर की तरफ नेपाल देश के साथ। अब इसके बाद देखेंगे, हम लोग वैदिक काल तक देख लिए थे बिहार की इतिहास। इसके बाद वैदिक काल के बाद कौन सा आता है, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल है, वहीं से बिहार की इतिहास बहुत देखने मिलता है। बिहार की नहीं, पूरा भारत का इतिहास ही यहाँ हो जाता है। कौन सा, महाजनपद। महाजनपद लगभग 600 BC पहले
16 महाजनपद का उदय हुआ था। इस 16 महाजनपद है, इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? इसका जानकारी 2 ग्रंथ से मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ जिसका अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ की कौन सी? भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ की कौन से? अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है किसका? महाजनपद की। अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद थी, उसमें बिहार महाजनपद, बिहार में कितनी महाजनपद थी? तो बिहार में 3 महाजनपद थी। कौन कौन? वज्जी, अंग, मगध। वज्जी, अंग, मगध। वज्जी देखते हैं तो वज्जी का जो क्षेत्र था, क्षेत्र विस्तार था, ये वज्जी देखने को मिलता है वैशाली में। वज्जी कहाँ देखने को मिलता है? वैशाली में। अंग की बात करते हैं तो अंग बिहार में कहाँ में देखने को मिलती है? तो मुंगेर और भागलपुर में। अंग कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर में। मगध की बात करते हैं तो मगध देखने को मिलती है पटना, गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, ये सब जिला में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ था? तो मगध महाजनपद फैला हुआ था। अब पढ़ते हैं कौन सा? वज्जी। वज्जी को देखते हैं। वज्जी महाजनपद यह वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में विकसित था। जो वज्जी महाजनपद था कहाँ था? वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में विकसित था। इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। यह महाजनपद में कुल आठ कुल थे। इसमें कितने कुल थे? तो 8 कुल थे। किसमें? वज्जी में। ये पूछा हुआ है कि कितने कुल थे? तो 8 कुल थे। लिच्छवी गणराज जो विश्व में प्रथम है, जो गणराज की जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ गणराज सबसे पहले था, वो कहाँ था? लिच्छवी वज्जी में ही सम्मिलित था। जो लिच्छवी था वो किस महाजनपद का हिस्सा था? तो वज्जी का जनपद था। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य में ही स्थापित था। कहाँ था? लिच्छवी गणतंत्र था, वो कहाँ था? वैशाली में। अब व्यक्ति दिखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म भी कुंडलग्राम जो वैशाली में हुआ था, ये भी वज्जी महाजनपद का ही हिस्सा था। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हुए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, ये भी लिच्छवी महाजनपद का ही हिस्सा था। नेक्स्ट देखेंगे, वज्जी महाजनपद में सुप्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली का आप लोग नाम सुने होंगे। ये भी कहाँ की रहने वाली थी? तो वज्जी महाजनपद से ही रहने वाली थी। वैशाली कौन सा में आता था? तो वज्जी में है अम्रपाली। अब ये पूछा हुआ है कि अम्रपाली है जो कौन सी महाजनपद से थी? तो ये वज्जी महाजनपद से थी। नेक्स्ट देखेंगे अंग। वज्जी देख लिए। वज्जी कहाँ आती है? तो मुजफ्फरपुर वैशाली में आती थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वज्जी जो कुंडलग्राम है, वहीं जन्म हुआ था किनका? जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था। और अम्रपाली है जो वैशाली की रहने वाली थी, वही वज्जी महाजनपद से ही आती थी। नेक्स्ट देखेंगे अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ है? तो मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जो अंग महाजनपद फैला हुआ था, कहाँ फैला हुआ था? मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चंपा क्या थी? एक नदी थी, चंपा नदी थी। कौन सा था? प्रमुख नदी कौन सा था? चंपा। इसी किनारे चंपा है। चंपा का जो राजधानी, चंपा का जो चीनी यात्री थे हिनसंग, इनका चंपा शहर को नाम चिम्पोंग कहा था। चीनी यात्री ने चंपा शहर को क्या कहा था? चिम्पोंग कहा था। चिम्पोंग। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो हिनसंग थे किसके शासनकाल में आए थे। अब अंग देख लिए। अंग के बाद कौन सा? मगध। जो विशाल महाजनपद था, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद। मगध जनपद का विस्तार देख लेते हैं। तो मगध महाजनपद कहाँ फैला हुआ था? गया जी में, पटना, जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद आदि जिलों में दौर में कौन था? मगध था। वो फैला हुआ था आरंभिक में, क्योंकि बाद में तो पूरा भारत में ही फैल गया था ना मगध महाजनपद। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर इधर पूर्वी भारत तक फैला हुआ था कौन सा? मगध महाजनपद। इस महाजनपद की आरंभिक राजधानी थी और राजगिरी थी। जो मगध महाजनपद हुआ, इसकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। इसके बाद इसकी राजधानी बदलते चल गई थी, कहीं पाटलिपुत्रा हुई, कहीं वैशाली हुई। पुराणों तथा महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश का बृहद रथ को माना जाता है। यानी पुराणों महाभारत के अनुसार जो प्राचीन वंश है किसको माना जाता है? तो बृहद रथ को माना जाता है मगध का। बृहद रथ को बृहद रथ वंश की स्थापना किसने किया था? तो बृहद रथ ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध है। जो बृहद रथ के वंश थे उसके जो प्रतापी शासक होते जरासंध थे। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में अभी भी देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरासंध की जो अखाड़ा है राजगीर में स्थित है। जरासंध के बाद इस वंश का अगला शासक बना था सहदेव। कौन बने थे? तो सहदेव बने थे। जरासंध के बाद कौन सा शासक बने थे? तो सहदेव बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये जो शासक था मगध का, वो पुराणों के अनुसार कौन सा, बृहद्रथ था। बृहद्रथ के वंश की स्थापना किसने किया था, बृहद्रथ ने किया था। इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो जरासंध था। जरासंध का अखाड़ा कहाँ देखने को मिलता है, तो राजगीर में देखने को मिलता है। इसके बाद जो शासक कौन बनता, सहदेव। अब इसके बाद जो मगध का राजवंश था, वंश, वो हर्यक वंश था, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार मिलता है। जो प्रथम वंश कौन मिलता है, हर्यक वंश मिलता है। वो किससे मिला था, पुराणों एवं महाभारत से मिल रहा था। कौन सा, बृहद्रथ वंश। अगर इसका बात करते हैं हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। हर्यक की स्थापना कौन किए थे, तो बिंबिसार ने किए थे। इसकी जानकारी सबसे प्राचीन अनुसार मिलता है किसका, हर्यक वंश का मिलता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश को माना जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार ने मगध का राजधानी राजगीर को बनाया। जो मगध की राजधानी तो किसको बनाया, राजगीर को बनाया। बिंबिसार के शासन काल में ही मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ था। जो बिंबिसार थे उस मगध साम्राज्य का विस्तार किए थे। ये विस्तार ये अपने दो नीतियों से किए थे। पहला नीति किए थे युद्ध नीति, दूसरा क्या था, विवाह नीति। युद्ध नीति से मगध साम्राज्य का विस्तार किए, दूसरा कौन सा, विवाह नीति से मगध साम्राज्य का विस्तार किए। मगध का राजा बिंबिसार ने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया। यानी जो लिच्छवी है, लिच्छवी किसमें था, लिच्छवी जो वज्जी महाजनपद था उसका क्षेत्र था लिच्छवी। ना लिच्छवी को किस मिला लिया, किसने मिलाया, बिंबिसार ने मिलाया। बिंबिसार ने मिलाया, कैसे मिलाया, तो चेलना से शादी करके वहाँ से तो उसको मिल गया। बिंबिसार ने मगध में अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। यानी पूछेगा कि जो मगध महाजनपद था, इसमें सबसे पहले अस्थायी सेना किसने रखा था, तो ये किसने रखा था, तो बिंबिसार ने। मगध में अस्थायी सेना किसने रखना प्रारंभ किया था, तो बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार के दरबार में एक जीवक रहते थे, जीवक सुप्रसिद्ध जीवक थे बिंबिसार के दरबार में, जो चंद्रप्रदोत, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को पीलिया की बीमारी से इलाज किए थे। यानी अवंती पे फिर शासन किसका हो गया, बिंबिसार का। इलाज के लिए अवंती के राजा चंद्रप्रदोत की पीलिया के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया। मगध सम्राट बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। यानी जो मगध सम्राट बिंबिसार थे किसके समकालीन थे, तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो राजगिरी पहुँचे तो मगध के शासक बिंबिसार ने उन्हें वेणुवन उपहार में दिया था। यानी मगध का जो राजा था बिंबिसार, जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके राजगीर लौटे तो हाँ उनको वेणुगन दिए थे। कौन दिए थे, वेणुगन को उपहार में दिए थे, जो आज भी स्थित है राजगिरी में, देखने को आप लोग को मिलेगा। क्या दिए थे गिफ्ट में, उपहार में, तो वेणुगन दिए थे। कौन दिए थे, तो बिंबिसार दिए थे। किनको दिए थे, तो गौतम बुद्ध को। आगे देखेंगे के तौर पर भी दिया गया, जो वेणुगन आज भी सुरक्षित रूप में आज भी राजगीर में देखा जा सकता है। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। यानी बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा, उसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु बैठा वो अपने पिता को हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके कौन बैठा, अजातशत्रु। बिंबिसार तथा अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे। यानी अजातशत्रु और बिंबिसार किसके समकालीन थे, तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु को कुनिक शासक कहता जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, तो कुनिक शासक कहा जाता है। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध 15 वर्षों से अधिक विद्रोह किया था। यानी वज्जी जो लिच्छवी अभी मिलाया गया था किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, वो वज्जी से विरोध कर रहे कौन, अजातशत्रु, उनको मिलाने के लिए 16 वर्ष अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध 2 हथियार उपयोग किए थे। एक रथ मुसल का उपयोग किए थे, एक महाशिली कंटक का उपयोग किए थे। 2 हथियार का उपयोग किए थे, कौन सा, रथ मुसल और महाशिली कंटक। ये पूछा जा सकता है कि रथ मुसल और महाशिली कंटक किसने उपयोग किया था, किसके विरुद्ध, तो वज्जी के विरुद्ध उपयोग किया था। किसने किया था, तो अजातशत्रु ने उपयोग किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो अजातशत्रु के काल में राजगीर में किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। कहाँ किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। अब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बौद्ध संगीतियाँ जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई है, उन चारों को एक समय बता दिया जाएगा। अभी यहाँ शासक चल रहा है तो अजातशत्रु के समय कौन सा हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीतियाँ था 483 ईस्वी में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। अजातशत्रु ने अंग के हिस्से को भी मगध में शामिल कर लिया।
यानी अजातशत्रु था वो अंग के हिस्से को भी मगध में शामिल कर लिया। अंग कौन था? तो जो भागलपुर और मुंगेर के हिस्सा में जो अंग महाजनपद था उसको भी मगध में मिला लिया गया। अब अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का बेटा उदयन ने मगध का गद्दी संभालेगा। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने भी पिता को हत्या कर मगध का गद्दी प्राप्त किया। यानी अजातशत्रु भी बिंबिसार की हत्या करके गद्दी संभाला था। वैसे ही अजातशत्रु को हत्या करके उदयन ने गद्दी प्राप्त किया मगध का। इस वंश के ज़्यादातर शासकों ने अपने पिता की हत्या कर मगध की गति प्राप्त किया। इसी कारण इसको प्रतिहत्ता वंश भी कहा जाता है। इसको प्रतिहत्ता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी शासक थे अपने पिता को हत्या करके ही अपना राजगद्दी प्राप्त किए थे। उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। इधर सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? तो उदयन ने यहाँ स्थापना करेगा। इसका राजधानी भी पाटलिपुत्र को बनाया गया। उदयन के द्वारा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। अगर अजातशत्रु के समय देखें तो राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी में राजधानी है। राजगिरी में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक थे जिसकी हत्या सेनापति शिशुनाग के द्वारा किया गया। यानी पूछेगा हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नागदश थे। नागदशक की हत्या किसने किया? तो शिशुनाग ने किया। शिशुनाग कौन थे? तो उसका सेनापति। अब शिशुनाग हत्या करके एक वंश का स्थापना करेगा, उसका नाम रहेगा शिशुनाग वंश। यानी मगध पर अब किसका वंश का स्थापना हो गया? तो शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो गए? शिशुनाग, जो नागदश की हत्या करके स्थापना किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। यानी इससे पहले राजधानी कहाँ था? तो उदयन ने राजधानी कहाँ लिया था? पाटलिपुत्र से अब राजधानी वैशाली ले जा रहा है कौन? तो यानी पूछेगा सबसे प्रथम वैशाली राजधानी कौन ले गया था? तो शिशुनाग ने ले गया। राजधानी कौन ले गया? तो शिशुनाग ने लिया कहाँ? वैशाली। शिशुनाग के बाद अगला शासक बनता है, वो बनता है कालाशोक। मगध जो शिशुनाग वंश में दूसरा शासक बनता है, कौन बनता है? कालाशोक। कालाशोक ने शासन काल में 383 से पूर्व वैशाली में आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया था? तो बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में किया गया था? तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में किया गया? तो कालाशोक के शासन काल में किया गया 383 में। प्रथम कितना हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे। कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यानी इनके पिताजी थे, उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? तो वैशाली बनाया था। वैशाली से फिर राजधानी कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। कौन लाया? कालाशोक ने लाया। इस वंश की अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्मन। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्मन की हत्या कर देगा सेनापति। अब स्थापना करेगा नंदवंश का। नंदवंश का स्थापना को महापद्म नंद ने किया। नंदवंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद ने। किसकी हत्या करके? नंदीवर्मन को हत्या करके महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की। महापद्म नंद एक गैर क्षत्रिय शासक था जिन्होंने क्षत्रिय को अंत करने का प्रण लिया। ये प्रण लिया कि सभी जितने क्षत्रिय सबको नष्ट किया। इसलिए उपाधि धारण की क्षत्रांतक, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? क्षत्रांतक की उपाधि धारण की महापद्म नंद ने। महापद्म नंद मगध का पहला शासक है जिसने कलिंग को मगध में मिलाया। सॉरी, महापद्म नंद जो कलिंग था उड़ीसा का, उसको मगध क्षेत्र में मिला लिया गया। कलिंग को मगध क्षेत्र में सबसे पहले कौन मिलाया? तो महापद्म नंद ने मिलाया। महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद ने 2 उपाधि धारण की है। पहला कौन? सब क्षत्रांकन, यानी सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। दूसरा कौन सा? एकराट की उपाधि धारण की। तो दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। जो महापद्म नंद है इनको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस वंश में कुल 9 वंश शासक किए। यानी नंद वंश था, उसमें कितने वंश शासक किए? 9 वंश के। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यही घनानंद है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको हटाएंगे हैं। जिसके काल में 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पर आक्रमण किया था। कौन किया था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? घनानंद के शासनकाल में। यानी वंश पूछेगा तो नंद वंश के शासनकाल में यूनानी शासक तक कौन? सिकंदर आक्रमण किए थे। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार नहीं की
किया, जिसके कारण से मगध पर आक्रमण का खतरा टल गया। यानी जो ब्यास नदी है उसको पार नहीं कर पाया था सिकंदर की सेना, इसलिए मगध पे आक्रमण का खतरा टल गया था सिकंदर का। अब कौन सा आएगा? मौर्य वंश। नंद वंश का स्थापना, जो नंद वंश था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लेगा, यहाँ स्थापना करेगा मौर्य वंश का। किसकी सहायता से? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। तो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की अंत कर दिया और मगध में मौर्य वंश का स्थापना किया। यानी मगध में अब कौन सा वंश आ गया? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। यानी भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, फिर इनको नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किनको? चाणक्य को कहा जाता है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंश की जो जानकारी है वो पहला मिलता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? तो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। जो मौर्य वंश की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त से। इनका पुस्तक जो मेगास्थनीज है, यूनानी राजदूत थे। दूसरा कौन सा? इंडिका पुस्तक से मिलती है। तीसरा अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को चाणक्य भी करते हैं, विष्णुगुप्त भी करते हैं। ये पुस्तक है राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। चाणक्य अखंड भारत की चेष्टा लिए घनानंद के दरबार में पहुंचे थे, जहां इन्हें अपमानित किया गया था। जो चाणक्य थे वो अखंड भारत की संकल्प लेके यानी चेष्टा लेके घनानंद के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन घनानंद इनको अपमानित करके निकाल दिया था। यहीं से प्रण लिए थे कि इसका हम नष्ट करेंगे, यहाँ पे दूसरा शासक को एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ का शासक बनाए। 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का मगध पर आक्रमण हुआ। यानी 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हो रहा है। तो इससे समय को इसका आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ गया, क्योंकि 322 में उसे एस्टेब्लिश कर लिया था। 305 की बात कर रही है, 305 में कौन सा हो जाएगा? तो 305 में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान के बीच हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। यानी सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया था भारत पर 305 में। 305 में किसकी शासक थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री चेलना से हुआ, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान का 4 प्रमुख शहर प्रदान किया गया। यानी सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, उसका बेटी से शादी कर लिया, उसको बेटी से शादी किया। अफगानिस्तान के 4 शहर चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। कौन सा दिया गया? 4 शहर दिया गया। कौन सा 4 शहर था? एरिया, एक्रोसिया, जिंड्रोसिया, वेरोडेमस। ये सब दहेज के रूप में किसे प्राप्त हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी मगध पहले कहाँ था? गया पटना तक सीमित था, अब चल गया कहाँ? अफगानिस्तान तक विस्तार हो गया। किसी समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया। तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उनकी बेटी से विवाह करके यूनानियों का खतरा भारत से समाप्त हो गया, क्योंकि अब आक्रमण होगा नहीं, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को मगध भेजा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इनका पुस्तक किसका है? मेगास्थनी का। मेगास्थनी कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसको कहाँ भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनका पुस्तक पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। जो इनका पुस्तक में जो मेगास्थनीज है वो किसका वर्णन किए हैं? तो यहाँ का प्रशासन का। उसने क्या वर्णन किया देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत को 7 जातियों को बताया है। यानी जो मेगास्थनीज है इनका पुस्तक में कितने जातियों का वर्णन किया गया? तो 7 जातियों का। कौन कौन सा था? तो वो आए तो जोन लोग यहाँ थे जो कार्य में लगे हुए थे, उन्हीं को जाति से सूचित कर दिया। जैसे में दार्शनिक उनको देखने को मिला, दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैन्य, पर्यवेक्षक, अपार्षद, ये सभी 7 जातियों को वर्णन करते हैं। इनका पुस्तक में प्रशासन की 6 समितियाँ का वर्णन करते हैं। 6 समितियाँ में हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। कितना सदस्य हुआ करती थी? 5 सदस्य हुआ करती थी। 6 समितियाँ का वर्णन मिलता है इंडिका में, और प्रत्येक समितियाँ में 6 सदस्य हुआ करती थी। 6 समितियाँ थी। इस समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? 5।
चंद्रगुप्त महल, अब चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त महल का नाम था, वो था प्रसाद, राजप्रसाद था, नाम क्या था, राजप्रसाद। इनका जो स्थित महल है, जो पटना के कुम्हारा में अभी भी स्थित है, मौजूद है। जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो महल थी वो कौन से बनी, लकड़ियों से बनी हुई थी। जो अति मगध काल थी उसमें लकड़ियों को बना हुआ महल है, जो अभी भी स्थित है कहाँ, कुम्हार, पटना के कुम्हार में। आई जो महल की नाम था, वो महल का नाम क्या था, तो राजप्रसाद था। इस महल का नाम क्या था, तो राजप्रसाद था। राजप्रसाद क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की महल। सर इसका विशेषता देख लेते हैं। ये लकड़ियों का बना हुआ एक महल था, ये फर्श और छत की लकड़ी का ही बने हुए थे। राजप्रसाद मौर्य काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो राजप्रसाद है यानी इसके महल है, जो क्या है, मौर्य काल का एक उत्कृष्ट प्रकार है। आपको ये वाला दिखेगा आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी ये मौर्य काल के बारे में बताया जाएगा, बिहार में कौन कौन सी कलाएँ थे, आर्ट एंड कल्चर सब बताया जाएगा। इस महल की लंबाई थी 140 फुट थी तथा चौड़ाई 120 फुट थी। इस महल में 84 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कितने स्तंभ प्राप्त हुए, 84 स्तंभ, जो लाल बलुआ पत्थर के बने हुए थे। कितने स्तंभ थे, 84 स्तंभ, जो लाल पत्थर से बने हुए, लाल बलुआ पत्थर से बने हुए। चीनी यात्री इस महल के बारे में जो यात्री आए थे व्याख्यान करते हैं। चीनी यात्री फाइयान किसके समय में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में सॉरी। चीनी यात्री फाइयान ने राजप्रसाद को प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित प्रतीत होता है। यानी जो महल देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो फाइयान बोलते हैं कि जो ये मानव निर्मित महल नहीं है बल्कि यह देव निर्मित प्रतीत होता है। दूसरा विदेशी यात्री थे, वो थे एरियन ने पाटलिपुत्री की तुलना सूसा नामक शहर से किए हैं। से कहते हुए कहा है कि सूसा से भी खूबसूरत शहर ये है, यानी पाटलिपुत्रा है, सूसा शहर है, उससे भी खूबसूरत है। किसने कहा था, एरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त कर जैन धर्म को अपना लिया। ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपना लिए, तो जैन धर्म को अपना लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से शिक्षा कौन सा प्राप्त किया, तो जैन धर्म की, और जैन धर्म को अपना लिए। और अंतिम दिनों में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट को त्याग कर श्रवणबेगोला में चल गए, वहाँ पे अपना प्राण त्याग करती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेगोला में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पे संलेखना विधि से अपना प्राण का त्याग किए। संलेखना विधि से अपना प्राण का त्याग किए कि कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बनेंगे, तो बिंदुसार बनेंगे। कौन बनेंगे, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र बिंदुसार बना। बिंदुसार भी मगध का एक योग शासक थे। इन्होंने अमित घात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की जो शासक कौन बने, बिंदुसार बने। बिंदुसार को अमित घात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। क्या होता है, शत्रुओं को नाश करने वाला। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय को अपनाया, आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था, तो मखली गोपाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोपाल। यही आजीवक संप्रदाय की जो गुफा है वो जहानाबाद की पहाड़ियों में देखने को मिलती है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला था वहाँ पे 2 विद्रोह हुआ था। दोनों विद्रोह को दबाने के लिए अपने बड़े पुत्र को सुसीम को भेजा। सुसीम को तक्षशिला में भेजा तो विद्रोह को दबा नहीं पाए। उसके बाद वहाँ पे अशोक को भेजा। अशोक ने जो तक्षशिला में चल रहा था विद्रोह उसको दबा दिए। बिंदुसार के समय में ही एंटोकियस, सीरिया के राजा एंटोकियस ने अपना राजदूत डायमेकस को मगध में भेजा था। यानी बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को मगध में भेजा था। बिंदुसार ने इनसे 3 चीज़ मांगे थे, दार्शनिक, शराब और सुखांजीर। सुखांजीर और शराब दे दिया गया था, दार्शनिक देने से माना कर दिया था। 2 चीज़ प्राप्त हुआ था, सुखांजीर और शराब। दार्शनिक देने से माना कर दिए थे। इसमें सुखांजीर तथा शराब को भारत को भेजा गया, जबकि दार्शनिक को भेजा नहीं गया। अब आती है कौन सा, अशोक। बिंदुसार के बाद कौन सा आता है, तो अशोक आता है। जो सुशील था उस मगध के राजा नहीं बन पाए, अशोक बने। अशोक बना। अशोक को ऐसे माना जाता है, इतिहास करते हैं, अशोक ने 99 भाई को हत्या करके मगध की गादी प्राप्त किए थे। कितने भाई को हत्या करके, 99 भाई को हत्या करके प्राप्त। लगभग 273 ईसा पूर्व
दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात 4 वर्षों तक अब उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध चलता रहा। 269 ईस्वी में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर मगध की गद्दी प्राप्त की। यानी 4 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। गृह युद्ध चला, उसी में अपना अशोक था अपना 99 भाई की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। 99 भाई हुआ कैसे? राजा थे, राजा एक शादी थोड़ी नहीं करते, बहुत सी शादी करते थे, उनका कम उम्र में शादी हो जाता था, इसी कारण इतना बच्चा हो गया होगा। तो 99 भाइयों की हत्या करके वो अपना शासक बना। कौन बना? अशोक। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया। अब इससे पहले पढ़े थे कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो कलिंग है, कलिंग को सबसे पहले मगध में कौन मिलाया था? कलिंग को मगध में सबसे पहले कौन मिलाया था? अब दोबारा बार मिलाने जा रहे हैं कौन? अशोक। अशोक अपने अभिषेक का, राज्याभिषेक का 8वें वर्ष युद्ध करते हैं कहाँ? कलिंग पे, और कलिंग को मगध में मिलाते हैं। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या हुई थी। 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी। इसके तत्पश्चात इसको मगध में मिला लिया गया था। कलिंग युद्ध के तत्पश्चात बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। इस घटना को अशोक का हृदय परिवर्तन कहा जाता है। इतना मृत्यु हुआ था किसमें? अशोक जो शासन काल में अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया, कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या हुई, जिससे जो उनका हृदय था अशोक का वो पिघल गया। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बौद्ध धर्म की शिक्षा ली जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब युद्ध नहीं करेंगे, अब क्या है? शांति की तरफ मुख मोड़ेंगे। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया। अशोक ने क्या किया? तो युद्ध नीति को छोड़कर अब कौन सा नीति अपनाया? तो धर्म नीति करना। धर्म नीति क्या थी? तो परोपकार या सामाजिक नैतिकता के सिद्धांत थे। क्या था? परोपकार करना और सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत था। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं निर्माण किया गया। जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसमें 4 गुफों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा किया गया। अशोक ने 4 पहाड़ियों का निर्माण कराया। ये किसके लिए करवाया? तो अजीवक संप्रदाय के निवास के लिए कराया था। अजीवक संप्रदाय सुना था तो बिंदुसार ने अपनाया था ना, उनके लिए। इनके 4 पहाड़ियाँ का नाम क्या क्या? सुदामा, कनचोपरा, विष झोपड़ी, लोमस ऋषि। सुदामा गुफा, कनचोपरा, विष झोपड़ी, लोमस ऋषि। इनके बाद भी अजीवक संप्रदाय के लिए पहाड़ियाँ गुफाएं का निर्माण किया जाएगा। वो कराएंगे अशोक के पौत्र, अशोक का पोता कराएंगे निर्माण। अशोक का अन्य नाम क्या था? अशोक का अन्य नाम है देवनाम प्रिय, यानी देवताओं के प्रिय माने जाते हैं। प्रियदर्शी, जो प्रजा को देखने वाले हो, इसको प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक को अभिलेख लिखवाने का बहुत रुचि थी। ये अभिलेख शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुफा लेख का निर्माण करवाए। कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख का निर्माण कराए। अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार में कितना शिलालेख मिला है अशोक का। तो आप जान के ताज्जुब होंगे कि शिलालेख बिहार में नहीं मिला है। बिहार में अभी नवीनतम जो मिला है एक शिलालेख, वो अभी बुक में नहीं आया है, मतलब रिसर्च में आया है, उसका रिसर्च में पब्लिश हुआ है कि सासाराम में अशोक का नवीनतम शिलालेख देखने को मिला है। बिहार में कुल 7 स्तंभ लेख है। अशोक का 7 स्तंभ अभिलेख है, जिसमें से 3 बिहार में स्थित है। बिहार में शिलालेख एको नहीं मिला है अभी, एक नवीनता मिला है सासाराम में। लेकिन स्तंभ बोलेगा जो अशोक का 7 स्तंभ है, जिसमें से 3 कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में कौन सा? लौरिया, नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़ कहाँ? पश्चिमी चंपारण मिलता है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण, लौरिया अराराज पूर्वी चंपारण में। यानी 3 स्तंभ लेख मिलता है, प्राप्त हुआ है कहाँ से? अशोक का बिहार से। कौन सा? लौरिया, नंदगढ़, रामपुरवा अभिलेख पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण से प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में सम्राट अशोक का श्रेय जाता है। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक का जाता है। क्यों जाता है? अशोक का धर्म अंतर्राष्ट्रीय प्रचार भी कराए थे। भाब्रू अभिलेख से अशोक को मगध का सम्राट कहा जाता है। यानी कौन सा अभिलेख से अशोक को मगध सम्राट कहा जाता है? तो भब्रू अभिलेख से कहा जाता है। भब्रू अभिलेख में अशोक कहा गया है। कौन सा अभिलेख में? तो भब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सुमित्रा को कहाँ भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजे थे?
तो श्रीलंका भेजे थे। अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक कुणाल बने थे। यानी अशोक था, अशोक के बाद मौर्य वंश का मगध का शासक कौन बना था? तो कुणाल बने थे। अशोक के पौत्र दशरथ नागार्जुन पहाड़ी जो अजीबा संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया है। नागार्जुन पहाड़ी बराबर पहाड़ी से 1.5 किलोमीटर आगे दूर स्थित है। इन पहाड़ी का नाम है, जो गुफा निर्माण का है नागार्जुन पहाड़ी पे कौन बनाया? दशरथ बनाया। कौन? दशरथ। दशरथ कौन है? तो अशोक का पौत्र है। गुफा का नाम क्या है? गोपिका गुफा, वापियान गुफा, विभेदिका गुफा। कौन कौन है? गोपिका गुफा, वापियान गुफा, विभेदिका गुफा। 3 गुफा का निर्माण करवाए हैं। ये भी अजीबक के लिए ही करवाए थे। कौन कौन सा? तो गोपिका गुफा, वापियान गुफा, विभेदिका गुफा। ये किसने करवाए हैं? तो दशरथ ने करवाए हैं। कौन सा पहाड़ी पे? तो नागार्जुन पहाड़ी पे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। जो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा थे? तो बृहद्रथ थे। प्राचीन काल में मगध की स्थिति जो आप लोग देख ली, प्राचीन काल में क्या क्या स्थिति थी। अब देखेंगे जो बौद्ध वंश में। अच्छा, पार्ट 1 यहीं तक रखने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जो इस समय जो 2 धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसमें बिहार की क्या क्या विशेषता है, तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, अपलोड होगा। आप छोटा छोटा वीडियो ही करते हैं। 40 मिनट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।